जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही कथनों का चयन कीजिए। आपको ये जो ए बी सी डी और ई, ये जो 5 कथन दिए हुए हैं उसमें से कौन से कथन हमारे सही है उसका आंसर हमें देना है। तो एक एक को चेक करते हैं। पहला कथन हमारा है, वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी पदार्थ का भार उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है। तो जो पदार्थ का जो भार होता है, जो वेट ऑफ सब्सटेंस होता है, वो हमारा उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती नहीं है। उसमें उपस्थित जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो तो हमारा कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है वो? द्रव्यमान, मास। मतलब ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? द्रव्यमान की है, वो भार की डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये कथन हमारा क्या है? गलत है। दूसरा कथन हमारा है, मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। द्रव्यमान वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो जो द्रव्यमान होता है वो तो क्या होता है? अभी बताया मैंने कि उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या होता है? द्रव्यमान। वो उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। और जो भार होता है, जो वेट होता है, वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो हमारा कहलाता है भार, वेट कहलाता है। मतलब ये जो डेफिनेशन है वो हमारी किसकी है? भार की है ना, वेट की डेफिनेशन है ये। तो ये कथन भी हमारा क्या है? गलत है। ये कथन हमारा सही नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर द्रव्यमान की डेफिनेशन ये है और भार की डेफिनेशन ये दी है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों कथन हमारे सही नहीं है। तीसरा कथन हमारा है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस। आयतन वह स्थान है जो कोई पदार्थ घेरता है। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, वो जितना हमारा जो स्थान घेरता है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस, वो हमारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है, वो हमारा आयतन कहलाता है। मतलब ये कथन हमारा क्या है? सही है। फोर्थ कथन हमारा है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप संभव है, लेकिन केल्विन स्केल में ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। तो ये कथन भी हमारा क्या है? सही है, क्योंकि सेल्सियस स्केल के अंदर माइनस डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू हम नोट करते हैं, लेकिन जो केल्विन स्केल होता है, जो के अंदर हम जब वैल्यू लिखते हैं तो उसका जो ऋणात्मक मान होता है, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो संभव नहीं होती है। तो ये कथन हमारा क्या है? सही है। और लास्ट कथन हमारा है, प्रेसिशन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। परिशुद्धता, प्रेसिशन का अर्थ हमारा होता है किसी एक ही राशि के लिए विभिन्न मापों की आपसी निकटता। मतलब यहाँ पर कोई एक राशि है, जो एक क्वांटिटी जो है, उसके जो वेरियस जो मेजरमेंट है, अलग अलग जो विभिन्न माप है, यदि उसमें निकटता पाई जाती है, मतलब अलग अलग मान बिल्कुल उसके अप्रोक्सीमेटली है ना प्राप्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं परिशुद्धता, प्रेसिशन। तो ये कथन भी हमारा क्या है? सही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी हमारे कथन गलत हैं और सी, डी और ई तीनों कथन हमारे सही हैं। तो सी, डी, ई वाला ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन 4 के अंदर सी, डी, ई जो आपको दिया हुआ है वो कथन हमारे सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा सही आंसर। ओके। जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो विलयन की मोललता है। इस सवाल के अंदर हमारा जो 3 मोलर NaCl विलयन है ना, NaCl का जो 3 मोलर सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व हमारा 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो उस विलयन की हमें क्या निकालनी है? मोललिटी, मोललता हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। तो किसी भी विलयन की जो मोललिटी, मोललता निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है m इज इक्वल मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, विलय का द्रव्यमान, और वो भी किसमें होना चाहिए? kg के अंदर। इसका मतलब पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जो मोल डिसॉल्व होते हैं वो हमारी कहलाती है मोललिटी। तो यहाँ पर मोललिटी निकालने के लिए इन दोनों की वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें मोललिटी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे हमारे सवाल के अंदर जो मोलरिटी की वैल्यू दी हुई है 3m, उससे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? तो इस सवाल के अंदर जो डेंसिटी की वैल्यू जो सॉल्यूशन की दी है उससे हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे मोलरिटी से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मोलरिटी m इज इक्वल होता है n मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, अपॉन v कौन है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो मोलरिटी की वैल्यू हमारी कितनी दी है? 3m। तो m की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल n अपॉन वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? 1 लीटर, क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन के अंदर ही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं मोलरिटी। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1। तो n की वैल्यू क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल जो n की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 मतलब 3।
मतलब 3 मोल NaCl है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है, तो हमारी इसकी मोलरिटी प्राप्त होती है 3m। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें प्राप्त हो गई 3। दूसरा हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? उसकी डेंसिटी से। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या है? डेंसिटी D, घनत्व जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल m। यहाँ पर m कौन है? मास अपॉन v। v कौन है यहाँ पर? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। मास भी किसका? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी भी किसकी है? सॉल्यूशन की। तो तीनों की वैल्यू हम रखेंगे। डेंसिटी की वैल्यू हमारी कितनी दी है? तो 1.25 इज इक्वल, मास तो हमें निकालना है, m की वैल्यू हमें निकालनी है, और v हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ पर ml में दिया है, तो 1000 ml होता है वो किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। तो ml के अंदर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो m इज इक्वल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ये मिल गया हमें मास। किसका मास मिला हमें? तो सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया 1250 ग्राम। हमें निकालना किसका है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मिल जाएगा। सॉल्यूशन का तो मिल गया, अब हमें सॉल्यूट का मास निकालना है। तो सॉल्यूट के हमारे सॉल्यूशन के अंदर मोल कितने हैं? 3 मोल। तो NaCl के 1 मोल का मास कितना होता है? 58.5। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मोल का मास हमें मिल जाएगा 175.5 ग्राम। तो ये हो गया सॉल्यूट का मास, ये हो गया सॉल्यूशन का मास। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास 1250 ग्राम, सॉल्यूट का मास हमारा हो गया 175.5 ग्राम। दोनों को माइनस करेंगे तो 1074.5 ग्राम हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमें किसमें मिला है? ग्राम में। इसको किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0745 किलोग्राम। तो इन दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हम रखेंगे इस मोलरिटी वाले फॉर्मूले के अंदर मोलरिटी m इज इक्वल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कितने मिले? हमारे 3 मोल, तो ये 3 हो गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना मिला? 1.0745। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें आंसर प्राप्त होगा 2.79। ये प्राप्त होती है सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो यहाँ पर हमारा जो 3 मोलर जो NaCl जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसका जो डेंसिटी हमें दी थी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, तो उसकी जो मोलरता है, उसकी जो मोलरिटी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2.79 m। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके। RPSC जूनियर केमिस्ट्री एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया केमिस्ट्री का सवाल जो आपके सामने है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ओजोन? 1 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो इस सवाल के अंदर हमें ये पूछा है कि हमारे पास में 1 ग्राम ओजोन है और उस 1 ग्राम ओजोन के अंदर ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होते हैं वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है कि हमारा जो O3 जो ओजोन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके कितने मोल है। तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो ओजोन हमारा जो दिया है उस ओजोन का हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। उस ओजोन के मोलर मास से हम ओजोन के अंदर कितने मोल होते हैं वो निकालेंगे। ओजोन के मोल निकालने के बाद ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ओजोन है उसका मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? तो एक ओजोन के अंदर कितने परमाणु होते हैं? 3। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। तो 3 × 16 हमारा हो जाता है 48 ग्राम पर मोल हमारा हो जाता है ओजोन का मोलर मास। फिर इस ओजोन के मोलर मास से हम निकालेंगे ओजोन के मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? जितने ग्राम हमको दिए हैं उसको हम डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। तो ये हमारा हो जाता है 1/48, जिसका आंसर हमें मिलता है 0.02083। तो ये तो आगे हमारे ओजोन के मोल। अब इस ओजोन के मोल से हम निकालेंगे उस ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसके कितने मोल होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल जो ओजोन होता है उसमें हमारे 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो जो ओजोन के जो मोल है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो हमें ऑक्सीजन एटम के जो मोल है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0625 मोल। ओके। तो यहाँ पर 1 ग्राम ओजोन के अंदर हमारे ऑक्सीजन परमाणु के जो मोल हमें प्राप्त हो गए, कितने प्राप्त हुए? 0.0625। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। NDA एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। आपको 2 सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट के अंदर आपको दी है भौतिक मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी सूची के अंदर आपको दिया है SI यूनिट, है ना, SI यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? टेम्परेचर, वेट, मास और प्रेशर, तापमान, भार, द्रव्यमान और दाब। तो इन चारों को उनकी SI यूनिट के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है ना, मैच करना है। तो हमारा टेम्परेचर है ना, जो तापमान होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। उसके बाद जो वेट होता है, जो भार होता है, उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन। थर्ड हमारा जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसकी SI यूनिट हमारी होती है किलोग्राम। और फोर्थ हमारा है प्रेशर, है ना, प्रेशर मतलब दाब, दाब की यूनिट होती है हमारी पास्कल।
मतलब हमारा जो ए है, ए का आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट वाले दो ऑप्शन है। बी में जो वेट है उसका आंसर क्या है, 4, तो फर्स्ट के साथ में बी का आंसर 4 ये रहा। सी का आंसर हमारा कौन है, 2, सी का आंसर 2। और डी हमारा जो प्रेशर है उसका आंसर हमारा है 3, यस 3। मतलब ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, एनडीए एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। किसी यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके सामने कंपाउंड जिसको हम कहते हैं यौगिक, उसके बारे में 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें निकालना है। पहला कथन हमारा है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना पदार्थ है जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। जैसे हमारा कोई यौगिक है, जैसे यौगिक कौन कौन से होते हैं उसका एग्जांपल हमारा होता है जैसे H2O, CO2, ये हमारे क्या है, यौगिक है। इन यौगिकों के अंदर क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व है ना, 2 और मोर एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे H2O के अंदर हमारे 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पर जो H2O जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है, तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारा होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पर 2:16 को हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1:8। तो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो 1:8 के अनुपात में ही जुड़े रहते हैं। उनका जो अनुपात होता है वो बदलता नहीं है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े रहते हैं। मतलब यौगिक के बारे में ये जो बात कही है वो हमारी क्या है, सही है। दूसरा कथन हमारा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। किसी यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे हमारा जैसे यौगिक हम H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O हमारा जो कंपाउंड है उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब वो जिससे बना है, किस से बना है, एक तो हाइड्रोजन से बना है और एक ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अपने आप में अलग होती है और H2O की प्रॉपर्टीज अपने आप में अलग होती है। मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरा कथन हमारा है, ए कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। यौगिक एक अशुद्ध पदार्थ है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हमारा जो H2O जो होता है वो H2O जब प्योर है ना, जब अकेला होता है उसके साथ में कुछ और मिला हुआ रहता नहीं है, तो H2O हमारा क्या रहता है, प्योर है ना, शुद्ध रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर कुछ और मिला देते हैं, जैसे सॉल्ट मिला देते हैं ना, सॉल्ट मतलब NaCl, तो कुछ भी हम H2O के अंदर मिलाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। लेकिन जो यौगिक है, जो H2O है, वो हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है, वो इम्प्योर होता नहीं है। मतलब ये जो कथन सी है वो हमारा क्या है, गलत है, वो हमारा सही नहीं है। और साथ में ऑप्शन जो 4th है उसको भी चेक कर लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। किसी यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारा जो H2O था, H2O के अंदर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग करना है, तो उन दोनों को अलग अलग हम कब कर सकते हैं, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस है ना, किसी भी भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा दोनों को अलग नहीं कर सकते। दोनों को हम केवल रासायनिक है ना, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही अलग कर सकते हैं। दोनों को डायरेक्ट हम अलग नहीं कर सकते। मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रश्न के अंदर हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी हमारा जो कथन, जो यौगिक जो अशुद्ध पदार्थ है वो कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि यौगिक हमारा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, एनडीए एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपके सामने ये 4 कथन दिए हुए हैं, चारों कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है उसका आंसर हमें देना है। पहला कथन हमारा है, हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मेजर्ड 11.2 लीटर एट STP। STP पर नाइट्रोजन गैस के आधा मोल का माप 11.2 लीटर होता है। मतलब हमारी एक नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस का जब 1 मोल होता है, कितना मोल, 1 मोल, तो 1 मोल का जो माप होता है वो हमारा होता है 22.4 लीटर। तो ये तो होता है 1 मोल का, तो इसमें आधा मोल का कितना हो जाएगा, तो आधा मोल का हमारा हो जाएगा 11.2। तो यहाँ पर क्या लिखा है, STP पर नाइट्रोजन गैस का जो आधा मोल का माप होता है वो 11.2 होता है। मतलब बिल्कुल सही है कि आधे मोल के अंदर उसका जो माप कितना होता है, 11.2। मतलब ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन हमारा है, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस कंटेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल एट STP।
एसटीपी पर 17 ग्राम अमोनिया गैस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। मतलब हमारा जो अमोनिया है NH3 जो होता है, इस NH3 का हमें कितना ग्राम दिया है, तो 17 ग्राम हमें दिया है। और NH3 का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास भी इसका कितना होता है 17। तो जब मोल निकालेंगे तो 17/17 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ क्या लिखा है कि एसटीपी पर 17 ग्राम अमोनिया है ना, 17 ग्राम अमोनिया गैस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। मतलब यस, बिल्कुल होते हैं। मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरा कथन हमारा है 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी कंटेन 44 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 गैस में 44 ग्राम अणु होते हैं। एसटीपी पर 22.4 लीटर है ना, तो 22.4 लीटर होता है वो हमारा कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हमारी CO2 कितनी दी हुई है, 1 मोल दी हुई है। 1 मोल CO2 के अंदर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो जब उसके मोल निकालते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो 44 ग्राम यदि कार्बन डाइऑक्साइड हो तो हमें प्राप्त होता है 1 मोल, और 1 मोल के अंदर लीटर होते हैं 22.4 लीटर। तो यहाँ पर एसटीपी पर 22.4 लीटर के अंदर CO2 गैस में 44 ग्राम अणु होते हैं। तो यस, ये कथन भी हमारा सही है। और लास्ट कथन हमारा है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हमें कितनी दी है, 4 ग्राम। 4 ग्राम का यदि हम मोल निकालेंगे तो हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 2। मतलब यहाँ पर हमें कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। और 1 मोल में हमारे अणु कितने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये तो होते हैं 1 मोल के अंदर। अब हमें कितने मोल के निकालने हैं, 2 मोल के अंदर। तो 2 मोल के अंदर हमारे कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो ये जो 1 मोल के जो अणु है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पर आंसर क्या दिया है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। मतलब ये हमारा जो कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों कथनों में से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है और फोर्थ कथन हमारा सही नहीं है। ओके। नीट 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका। गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतनों का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि हमारा जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या नहीं कर सका। ये जो 4 नियम आपके सामने हैं, इन चारों में से कौन से नियम की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ साथ में ये जो नियम है, नियमों के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो इसका आंसर आप निकाल पाओगे। हमारा जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो परमाणुओं के द्रव्यमान से संबंधित है ना। द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास है ना, मास से रिलेटेड है। तो एटॉमिक मास से रिलेटेड जो भी नियम होंगे वो हमारे उसकी व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हो जाएगी। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये नियम हमारा परमाणुओं के द्रव्यमान से ही संबंधित है। मतलब इस नियम की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हो सकती है। उसके बाद हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये नियम भी हमारे एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान से ही संबंधित है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पर भी परमाणु के द्रव्यमान से संबंधित चर्चा होती है। तो इस नियम की भी व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हो सकती है। अब यहाँ पर लास्ट एक बचा, गैसीय आयतनों का नियम। यहाँ पर जो ये जो गैस के जो आयतन है ना, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसों के जो वॉल्यूम है, गैसों के आयतन का जो नियम है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि डाल्टन ने गैसीय आयतनों के संबंध में कुछ भी बात बताई नहीं है। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का जो नियम है उस नियम की व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से नहीं हो सकती। मतलब ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके। आरपीएससी जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल, व्हेन 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 80 ग्राम O2 देन मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। जब 10 ग्राम H2 80 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित जल का द्रव्यमान है। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 10 ग्राम तो आपको दिया है H2 और 80 ग्राम आपको क्या दिया है, O2। दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो हमारा क्या बनता है, वाटर है ना, जल का फॉर्मेशन होता है। तो जो जल का फॉर्मेशन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जब H2 और O2 अभिक्रिया करते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का।
जिसमें H2 के 2 मोल और O2 का 1 मोल दोनों मिलते हैं और हमारे 2 मोल H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें क्या दिया है कि 10 ग्राम तो H2 दिया है और 80 ग्राम क्या दिया है हमें O2। तो 10 ग्राम जब H2 दिया है तो उसके मोल कितने होंगे, तो मोल ऑफ H2 इज इक्वल 10 तो जो 10 ग्राम हमें दिए हैं और 2 उसका हो जाएगा मोलर मास, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे 5 मोल क्या बनेंगे H2। इसका मतलब हमें 5 मोल हमें क्या दिए हैं H2 दिए हैं। और 80 ग्राम जो O2 है उसके मोल हम निकालेंगे तो मोल्स ऑफ O2 हमारा हो जाएगा 80/32। 32 क्या है हमारे O2 का मोलर मास, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे O2 के मोल मिल जाएंगे हमारे 2.5 मोल। इसका मतलब ये होगा कि हमें 5 मोल तो हमें दिए हैं H2 और 2.5 मोल हमें दिए हैं O2। तो यहाँ इस रिएक्शन को देखिए कि यहाँ पर 2 मोल तो H2 यूज हो रहे हैं और 2 मोल H2 के साथ में 1 मोल O2 का यूज हो रहा है, मतलब जस्ट उसका आधा यूज हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम 5 मोल यदि H2 यूज करेंगे तो हमारे O2 कितने चाहिए, 2.5 मोल चाहिए, तो हमारे 5 मोल क्या बनेंगे H2O। तो यहाँ पर 5 मोल H2 के साथ में रिएक्ट करने के लिए हमें O2 कितने चाहिए, 2.5 मोल ही चाहिए, तो 2.5 मोल ही दिए, मतलब दोनों बराबर दिए, मतलब कोई भी यहाँ पर एक्सेस में नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। पूरे के पूरे 10 ग्राम और 80 ग्राम दोनों रिएक्ट करने वाले हैं और 5 मोल H2O का फॉर्मेशन करने वाले हैं, मतलब कोई भी एक्सेस में रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर H2O के कितने मोल बने हमारे 5 मोल। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, मास ऑफ वाटर है ना, जल का द्रव्यमान हम निकालेंगे तो कितने मोल बने हमारे 5 मोल और 1 मोल का हमारा मास कितना होता है 18। तो 5 × 80 हमारा हो जाएगा 90 ग्राम, मतलब 90 ग्राम हमारा H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम H2 और 80 ग्राम O2 अभिक्रिया करते हैं तो हमारे 90 ग्राम क्या बनते हैं H2O। ओके, What will be the molality of 37 weight% aqueous HCl solution? 37 weight% जलीय HCl विलयन की मोललता क्या होगी। जूनियर केमिस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया ये सवाल, जिसमें आपको क्या निकालना है, तो 37 weight% जो HCl का जो जलीय विलयन है उसकी हमें मोललता है ना, मोललिटी हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है, तो हमारा जो 37 जो weight% HCl का जो जलीय विलयन है उसकी क्या निकालनी है, मोललिटी है ना, मोललता हमें निकालनी है। तो मोललिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। कैसे निकालते हैं मोललिटी, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट के जो मोल हैं उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, मोललिटी। और इसमें जो सॉल्वेंट का जो मास है वो हमारा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो पर किलोग्राम जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट के जितने मोल हमारे डिसॉल्व होते हैं, जो विलय होते हैं, वो हमारी कहलाती है मोललिटी, मोललता। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम जब दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो हमारी HCl की जो मोललिटी है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल हम निकालेंगे। तो विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या दिया हुआ है, 37 weight% ऑफ HCl, मतलब टोटल हम यदि 100% यदि सॉल्यूशन को माने तो उसमें से 37 हमारा कौन है, HCl है। तो HCl का हमारा जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 37 ग्राम। तो सॉल्यूट हमारा जो HCl है उसके मोल हम कैसे निकालेंगे, तो जो उसका ग्राम में जो मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। तो जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग दोनों क्या इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग हमें प्राप्त होगी 1.01 मोल। तो ये तो प्राप्त हो गए हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन वो कितने ग्राम माना था हमने, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 37 ग्राम तो कौन हो गया, HCl। तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट, हमारा जो वाटर था, जो जल था, उसका मास कितना हो जाएगा, तो 100 में से 37 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 63 ग्राम। तो ये प्राप्त हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ग्राम में मिला। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.063 केजी। अब दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है, दोनों की वैल्यू को हम रख देंगे। तो हमारी जो मोललिटी है ना, मोललिटी निकालने का जो फॉर्मूला ये है, इसके अंदर हम दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारी वैल्यू कितनी है उसकी, 1.01, ये 1.01। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना मिला, 0.063। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें प्राप्त होगा 16.1 m, है ना, m मतलब मोलर। तो इस तरीके से हमारा 37 weight% जो HCl का जो जलीय विलयन है उसकी जो मोलरिटी हमें प्राप्त होती है 16.1 m। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो मोलरिटी हमें प्राप्त हुई कितनी प्राप्त हुई, 16.1 m। ऑप्शन 4 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट X to 72 ग्राम ऑफ वाटर। द मास % ऑफ X इज, किसी विलय X के 4 ग्राम को 72 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो X का द्रव्यमान प्रतिशत है। यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमारा एक विलय है X, उसके 4 ग्राम को 72 ग्राम जल के अंदर हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो विलयन बनता है तो उस विलयन में हमारा जो X जो विलय है उसका क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 4 ग्राम जो सोल्यूट है उसको 72 ग्राम वाटर में घोलने पर जो मास % जो हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना।
मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, जो विलय हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है उसका मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है मास ऑफ सोल्यूट, मतलब जो विलय हमने जो वाटर के अंदर मिलाया है उसका मास है ना, वो मास हमारा कितना है 4 ग्राम। उसको हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो हमारा विलियन बना है उसका द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम जब दोनों की वैल्यू हम रखते हैं तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमारा है 4 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, सॉल्यूशन का जो कुल द्रव्यमान हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे, 4 ग्राम और 72 ग्राम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का मास हमें प्राप्त हो जाएगा 76 ग्राम। तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देते हैं तो मास परसेंट हम निकालते हैं। तो मास परसेंट इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा हो गया 4, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 76 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमें परसेंटेज प्राप्त होती है 5.26% हमें प्राप्त होता है हमारा जो सॉल्यूट का मास परसेंट। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूट जो x है ना, विलेय जो x है उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंट हमें कितना प्राप्त हुआ 5.26%, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके।